वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन बी सी 1936 या ऑप्शन डी 1937। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1936 में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे 40 क्वेश्चन का पर डे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि पेट एग्जाम तक आपको 100 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं। तो आप क्वेश्चन देखेंगे क्वांटिटी में तो 40 मल्टीप्लाई बाई 100 4000 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली प्राप्त होते हैं और विद एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो 8 से 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी आयोग में पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस, कहीं न कहीं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं की प्रबल संभावना बनती है आपके भी एग्जाम में आने की। आप जब पिछला पेपर देखेंगे 2021 का तो सभी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वही आए हुए हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। एक्यूरेसी बढ़ने से आप मोटिवेशन फील करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित किससे था पहले ये समझ लेते हैं। ये एक देसी प्रेस अधिनियम था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का हिंदी मतलब है देसी प्रेस अधिनियम। हिंदी में इसका मतलब है देसी प्रेस अधिनियम। और ऑप्शन इसमें देखते हैं लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। किसने इसको रद्द किया? तो रद्द इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। दोनों फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था 1876 से 80 तक और लॉर्ड रिपन इसके बाद आते हैं, इनका कार्यकाल था 1880 से 84 तक। दोनों फैक्ट एक साथ आप याद रखिए। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था जिसके अंतर्गत ये था कि भारतीय भाषाओं में जो पत्र पत्रिकाएं मतलब छपती थी उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना था, जिससे क्या है कि वो कुछ ऐसा मतलब अपने उसमें पत्र में ऐसा न छाप पाएं जिससे क्या हो कि भारतीय स्वतंत्रता जो है वहां से थोड़ा सा उनको क्या है मोटिवेशन मतलब अंदर से फील हो, उग्र भावना हो जनता में, वो चीज पत्र को पढ़ के ना हो, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसको रद्द किसने कर दिया? लॉर्ड लिटन ने कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार कहां से प्रकाशित हुआ? तो अमेरिका से हुआ। इसको शुरू किसने किया? ऑप्शन देखते हैं रामनाथपुरी, जी.डी. कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर है तारकनाथ दास। इसमें एक ऑप्शन है लाला हरदयाल, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका कब हुआ था? 1913 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कहां पे की? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की। और इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सोहन सिंह भाकना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सोहन सिंह भाकना। इसी तरह के आपको जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जहां फैक्ट की जरूरत है वहां पे फैक्ट आपको याद कराया जाएगा प्रैक्टिस के माध्यम से। जब आप किसी फैक्ट को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे किसी न किसी सेशन में तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जब कोई भी फैक्ट आपके माइंड में इनकलकेट हो जाता है तो वो लंबे समय तक आपको बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका आउटपुट बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है वेलेंटाइन सिरोल। तो इसका सही आंसर है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने
बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। और इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन? ऑप्शन है सीवी रमन पिल्ले, ऑप्शन बी है सीएन मुदलियार, ऑप्शन सी है के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन डी है सीआर रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? नहीं शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को पूरा केयरफुली होकर पढ़ना है और ऑप्शन को भी केयरफुली होकर देखना है। उसके बाद आप ऑप्शन में टिक करना है आपको कि कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे 100 क्वेश्चन के आपके पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से मिस्टेक हो जाते हैं कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, या ऑप्शन को आपने पूरा नहीं देखा है, या बबल भरते समय जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिलअप करते समय OMR को, वहाँ पे गलती आप कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को केयरफुली ढंग से करना है, जिससे क्या होगा आपके नंबर 1-2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। जब लास्ट कट ऑफ पे आप देखेंगे तो 1-2 नंबर से जब रुकता है तो वहाँ फील होता है कि मैंने ये क्वेश्चन आसानी से गलत कर दिया। ये गलत नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करता है इजी क्वेश्चन से लेके मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना है, इजी क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में छापा नहीं जाता था? तो पहले इसको जान लेते हैं कि ये किन किन भाषाओं में छापा जाता था। ये छापा जाता था 4 भाषाओं में। ये भाषा कौन सी है? हिंदी, देन अंग्रेजी, देन गुजराती, और क्या है, तमिलनाडु भाषा, तमिल। इसी क्रम में आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक सेवा आयोग से लेकर छोटे एग्जाम तक हर जगह ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा नहीं है? तो ये है उर्दू भाषा नहीं है। ऑप्शन डी क्या है इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया क्वेश्चन नहीं। और इंडियन ओपिनियन पत्र कब इसका प्रकाशन मतलब शुरू हुआ? तो इसका प्रकाशन 1903 में गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। गांधी जी के द्वारा 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन आया कब था? यह आया था 1882 में। इसमें वायसराय कौन थे? इसमें वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक, अभी आपको पूर्व में ही डिस्कस किया गया, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हाँ वायसराय इस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। उनका कार्यकाल क्या था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84। तो 1880 से 84 जब इनका कार्यकाल है, तो 1882 में जो भी घटना घटी होगी तो उसमें वायसराय कौन रहेंगे? लॉर्ड रिपन ही रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको इंटर रिलेट करते हुए भी याद करना है, क्योंकि आप एक एक फैक्ट को नहीं याद रख सकते। तो इस तरह आप जब फैक्ट याद रखेंगे, हंटर कमीशन कब इसने रिपोर्ट दिया, और उसके बाद आपको वायसराय कार्यकाल याद रहेगा, तो वो आप ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इस समय वायसराय कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। और इनका पूरा नाम क्या था? हंटर कमीशन के जो अध्यक्ष थे, इनका पूरा नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर, इनका पूरा नाम था विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 1861 काउंसिल एक्ट में एक और प्रावधान आया, उसमें क्या था? विभागीय प्रणाली का, विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी हुआ था 1861
61 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन है वेलेजली, ऑप्शन है ए है वेलेजली, ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है जॉन एडम्स, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेलेजली। वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक। तो इन्हीं के कार्यकाल में सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू हुई थी, प्रेस सेंसरशिप। और वेलेजली ने एक सहायक संधि का प्रावधान किया था, सहायक संधि। तो सहायक संधि अनेक राज्यों को शामिल करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में। तो इसमें सहायक संधि में पहला राज्य कौन था शामिल हुआ था? फर्स्ट राज्य, तो ये शामिल हुआ था हैदराबाद। किस सन में ये हुआ था? 1798 में, 1798 में। और एक आता है ऑप्शन इसमें है डलहौजी। डलहौजी के अंतर्गत क्या हुआ था? डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था। इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था डलहौजी ने। और वेलेजली ने कौन सा सिद्धांत लाया था? सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ था? अब इसमें क्या है, आपको सन याद होना चाहिए जितने जितने यहां पे ऑप्शन में दिए गए हैं कि कौन सी घटना कब हुई। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, स्थायी बंदोबस्त हुआ था, सहायक संधि भी हुई थी, स्थायी बंदोबस्त हुआ था, देन हड़प नीति हुई थी। तो सबसे लास्ट में हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान। तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की, उच्च नहीं, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और इस जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कार्यक्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते थे? ये आते थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का कार्यक्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था। और इस हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा एम्पे जी। एलिजा, फिर से लिख देते हैं, एलिजा एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता हुआ, और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वो बने एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रथम बार जेल गए थे। और ये किस जेल में रखे गए थे? ये रखे गए थे मांडले जेल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। और एक क्वेश्चन और इनके बारे में बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जब पूछा जाए, प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, तभी इन्हीं का नाम आएगा। ये बहुत कंफ्यूजन वाले फैक्ट हैं, ये आपको केयरफुली ढंग से समझ लेना। एक बार माइंड में आप जब बिठा लेंगे तो वो बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम दोनों गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे। और जब ये पूछा जाए
कि भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय भी थे भारत के, अंतिम वायसराय। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो इन 2-3 फैक्ट जो है आपको एकाग्र मंचित होकर लाइन बाय लाइन आपको समझ लेना है कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और जब भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी जी, और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। और ये शब्द हिंदी अशुद्धि में भी पूछा जाता है, प्रेमचंद है ना कि प्रेमचंद्र। और आपको ऑप्शन में प्रेमचंद्र लिखा मिलेगा, इसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गिल्टी मैन आर इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद जी, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसी तरह जो मुख्य कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी रचना किसके द्वारा की गई है, वो भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से याद कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? आपको सिर्फ ध्यान यही रखना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में न पढ़िए, पढ़िए उतना जितना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका मेन बेस है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप पढ़ें कम, लेकिन जितना पढ़ें आपको उतना क्या होगा, माइंड में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में डिलीवर वही होगा जो आपके माइंड में रहेगा। आपने पढ़ा क्या है वो मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है जो आपके माइंड में है। तो क्वेश्चन में 17 देखते हैं, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन है अमीर अली, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है सैयद अली खान, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? किसका? भील विद्रोह का, रंगपुर और दीनापुर विद्रोह का, विष्णुपुर या वीरभूम विद्रोह का, या ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था 1773 से 1800, और इसी का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए है वीर सावरकर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे ही आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। मैं किसी भी फैक्ट को 1 से या 2 बार 3 बार क्यों लेता हूं? क्योंकि क्या होगा कि आपके माइंड में धीरे धीरे चीजें इनकलकेट होंगी कि हाँ सर ने क्या बोला था, इसीलिए मैं उन शब्दों को बार बार यूज करता हूं कि वो आपके माइंड में बैठ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, ये हुआ था 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स के वायसराय उस समय थे, सही है। ऑप्शन बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, यही है व्यपगत का सिद्धांत, अभी पूर्व में ही डिस्कस किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत।
नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1878 में, और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। ये भी क्वेश्चन अभी प्रीवियस में डिस्कस किया गया। और इल्बर्ट बिल आया था 1882 में, उस समय लॉर्ड रिपन थे कार्यकाल में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन नहीं थे, लॉर्ड लिटन थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किसका आधार है? यह है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था क्या? आपको अब इसमें ऑप्शन को देख के बिल्कुल डरना नहीं है कि हाँ ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो इसमें ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या है, बेस जो है, जो मेन थीम है वो सिंपल ही रहेगा आपका। क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी लंबी हो, ऑप्शन की लैंग्वेज कितनी लंबी हो, उससे बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। तो 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था पाश्चात्य जो संस्कृति था इसका विस्तार करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? भारत को किसी भी कोड की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, या ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना या उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन सी विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना, यह शर्त थी। या ऑप्शन डी है संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होना। तो क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू यही था, ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और तथा उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन थे भारत के? वे थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अभी इनसे प्रीवियस जो एग्जाम लेखपाल का कंडक्ट हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 44 तक इनका कार्यकाल था। तो इस समय जितनी भी घटनाएं रहे आपको वायसराय याद रखना है क्रम वाइज, और क्रम वाइज वायसराय जो इंपॉर्टेंट है सभी आपको याद नहीं करना है, क्रम वाइज जब उसमें याद रहेंगे तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि आप एक एक फैक्ट याद करेंगे कि हाँ इनके समय ये वायसराय थे तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। इससे अच्छा है कि आप ये याद रखिए कि ये घटना कब हुई और उस समय वायसराय कौन थे, ये ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। इसको समझ के थोड़ा सा चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, किससे? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन डी है वेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। और कैबिनेट मिशन आया कब था? यह आया था 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, यह है द्वैध शासन। ऑप्शन बी है द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन सी है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी एक अखिल भारतीय संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन इसकी विशेषता नहीं थी। राज्यों में द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन सा? ऑप्शन है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या ऑप्शन डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सबसे कम समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
ये सब जितने भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, सब के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो नहीं याद है उसको आप लिखते जाइए, और जो याद है वो तो आपके लिए अच्छी बात है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके 40 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं। इससे क्या होगा, आप खुद सेल्फ मोटिवेट होंगे और मुझे भी देख के अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी या महात्मा गांधी जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल जी कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया? सोम प्रकाश पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? ऑप्शन है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। लॉर्ड मैकाले की एक थ्योरी थी फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी का इनका ये जो जिक्र है वो इन्होंने एक विवरण पत्र दिया था 1835 में, 1835 में विवरण पत्र दिया था। विवरण पत्र उस समय वायसराय थे विलियम बेंटिक जी, विलियम बेंटिक उस समय वायसराय थे, विलियम बेंटिक। तो इन्होंने विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें फिल्ट्रेशन थ्योरी का जिक्र था। इनके अनुसार क्या था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, जिससे क्या है उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे छनते हुए निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि ये शिक्षा पे बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहते थे, उसको ये सेव करके रखना चाहते थे कि शिक्षा पे, भारतीयों की शिक्षा पे इतना रुपया क्यों व्यय किया जाए बिना मतलब फालतू का। तो इसलिए इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया कि आप उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे निम्न वर्ग में शिक्षा पहुंच जाएगी। और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, उसी के प्रवर्तक थे अंग्रेजी शिक्षा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी? ऑप्शन है साहिल लुधियानवी ने, ऑप्शन बी है फैज अहमद फैज ने, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फैज अहमद फैज के द्वारा सुबह आजादी नामक कविता लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित होता था? अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है जमींदार। तो इसका सही आंसर है अल हिलाल। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जी। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू जी की कविता संग्रह है। इसी तरह के फैक्ट जो हैं, आपको जो फैक्ट होते हैं जैसे बुक है, कोई सन है, तो वो आपको बार बार किसी न किसी सेट में ऐसे दिया जाता रहेगा, जिससे क्या है कि आप उससे हैबिचुअल हो जाएंगे उसी शब्द से, जिसकी रचना क्या है। तो बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, जैसे अब 4 ऑप्शन आप देखेंगे और सभी के सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी घटना से संबंधित है, तो आप उसमें बिल्कुल क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे जब आपको डायरेक्टली याद रहेगा कि हाँ गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता सरोजनी नायडू जी की है। इसीलिए जहाँ पे फैक्ट की जरूरत वहाँ सिर्फ फैक्ट बताया जा रहा है, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि उस घटना का आपको थोड़ा सा इतिहास भी पता रहे और आप इंटर रिलेट करके भी क्वेश्चन को याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1857, 1881, 1885, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1857 में। और इसमें ऑप्शन में 1885 जो दिया गया है, 1885 क्या हुआ था? ये हुआ था कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी।
और 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ये दोनों भी आप यहीं पे याद रखिए। कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में होते? ये होते लॉर्ड डफरिन के। कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इसी के अंतर्गत अभी पूर्व में डिस्कस किया गया अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार और विभागीय प्रणाली इसी अध्यादेश के द्वारा लाया गया या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। दोनों फैक्ट याद रखिए। और थर्ड फैक्ट है अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। और इसी तरह आप देखेंगे जितने काउंसिल एक्ट हैं, जितने अधिनियम हैं, आप जैसे इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस में जब ये आएगा तब आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये याद हो जाएगा कि किसमें क्या है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में उस समय किस पार्टी की सत्ता थी या सरकार थी? ऑप्शन है कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेबर पार्टी की उस समय सरकार थी। और वहां पे पीएम कौन थे उस समय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय पीएम थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली, उस समय ब्रिटिश पीएम थे। लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट रिचर्ड एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ। इसीलिए हटाने के कारण, प्रतिबंध हटाने के कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 1835 से 36 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1851 में, 1861 में, 71 में या 1881 में? इसका सही आंसर है 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट विल विवाद आया कब था? यह आया था 1882 में। उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और संबंधित ये किससे था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर अयोग्यता लगाई जाती है। जो अयोग्यता लगाई, जैसे कि कोई भी मामला है, जब यूरोप वासियों का कोई मामला है तो वहां पे भारतीय न्यायाधीशों के न्यायाधीश के रूप में उनको अयोग्य माना जाता था कि ये उस लायक है ही नहीं कि वो हमारा निर्णय दे सकें। यही विवाद था इल्बर्ट विल विवाद। कुल मिला के ये था इल्बर्ट विल विवाद में कि ब्रिटिश जो न्यायाधीश थे उनको मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी और भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको तुच्छ समझा जाता था। यही विवाद था कि हाँ, इनको भी इक्वल लेवल का वहां पे अधिकार दिया जाए। इल्बर्ट विल विवाद मेन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं रफीक जकारिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? दांडी में,
चंपारण में, खेड़ा में या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? ये हुआ था 1917 में। और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रीवियस वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में दे दी गई हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेनिफिशियल साबित होंगे। आप जब एग्जाम दे के आएंगे तब देखेंगे कि हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में क्या कराया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।